Hi plus 2 students. I am back again with another video from the solid state only. In today's video, first of all, I will solve a numerical problem. ये जो numerical problem है, इस numerical problem में मैं आपको solve करने के लिए ऐसा trick बताऊंगी, ऐसा concept बताऊंगी जो कि I don't think anybody has ever told you. इस चीज को अगर आप समझ लो, इस चीज को अगर आप learn कर लो, then you can easily solve this kind of numerical problem in your paper. पेपर में अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू वॉच द वीडियो. फुल वीडियो आपको देखना है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बताया गया है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन ए एफसीसी लैटिस विथ सेल एज ऑफ 250 पिकोमीटर. तो आपको टाइप ऑफ द यूनिट सेल बता दिया गया है, एफसीसी यूनिट सेल है. दैट मीन्स एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं आपको पता है, 4 होता है. अब आपको सेल एज भी बता दिया गया है. सेल एज से हम क्या निकल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकल सकते हैं. और उसके बाद देखो आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द डेंसिटी इफ 300 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 2 × 10⁻24 एटम्स. तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे आपको एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं दिया गया है, उसके जगह में आपको क्या दिया गया है कि 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कंटेन्स 2 × 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स. तो इससे आप कैसे डेंसिटी फाइंड आउट करोगे वो चीज देखिए. तो पहले तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है. डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. ये आपको पता ही है कि मास बाय वॉल्यूम करने से आपको डेंसिटी मिलेगा. तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो नो प्रॉब्लम, आपको सेल एज दे दिया गया है. सेल एज का क्यूब करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. तो वो पहले कर लेते हैं. ए जो कि सेल एज है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 250 पिकोमीटर. 250 पिकोमीटर है तो आपको इसको मीटर में और उसके बाद सेंटीमीटर में अल्टीमेटली ले जाना है, बिकॉज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो 250 पिकोमीटर मीन्स इट इज 250 into 10⁻⁻12 मीटर. दैट मीन्स इट इज 250 into 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. सो ए क्यूब क्या हो जाएगा, इट विल बी 250 होल क्यूब इंटू 10⁻⁻10 whole cube centimeter cube. That means it will be 250 whole cube into 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपने कर लिया. नाउ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल रो इज इक्वल टू, तब हम क्या लिखेंगे, Z इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई ए क्यूब. अब स्मॉल m क्या है, स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच एटम. आपको पता है Z क्या है, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, जो कि आपको बता दिया गया एफसीसी लैटिस है तो Z की वैल्यू 4 लेना पड़ेगा आपको. अब ये जो स्मॉल m है जो कि मास ऑफ ईच एटम है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का ही मास होता है एटॉमिक मास. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिख देते हैं कि रो इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू n0. ये जो m बाई n0 है यही है आपका मास ऑफ ईच एटम. तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में आपको एटॉमिक मास तो नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि 2 × 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है दैट इज 300 ग्राम. तो एक एटम का मास क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻24. आपको एटॉमिक मास का जरूरत नहीं पड़ेगा. आप यहाँ पे ये जो एक एटम का मास है उसको फाइंड आउट करने के लिए 300 को अगर 2 × 10⁻24 से डिवाइड कर दोगे तो एक एटम का मास मिल जाएगा, उसके साथ Z मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मास ऑफ द यूनिट सेल मिल जाएगा. एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल यू गेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. तो इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम में आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं दिया गया है तो हम कैसे
जो है फॉर्मूला में कैपिटल एम का वैल्यू, जो कि हमें ये तो फॉर्मूला डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, आप लोग ऑलवेज यही फॉर्मूला यूज करके डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे एम की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे इतना एटम का मास 300 ग्राम अगर दे दिया तो एक एटम का मास हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई दिस, और वही हम यहाँ पे निकालते हैं एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। सो इन द फॉर्मूला आप जस्ट पुट करो rho is equal to z into 300 divided by a cube into 2 into 10 raised to the power 24। अब z की वैल्यू पुट कर दो, it is 4 into 300, 4 because it is a FCC lattice। a क्यूब हमने निकल रखा है 250 का होल क्यूब इंटू 10 to the power -30 इंटू 2 into 10 raised to the power 24। सो थोड़ा सा हमें इसको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो आगे हम लिखते हैं 4 into 300 डिवाइडेड बाई 250 का होल क्यूब अगर आप करोगे तो ये आएगा 15625 000 इंटू 10 to the power -30 एंड 10 to the power 24। ये दोनों का अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो ये आ जाएगा 10 to the power -6 इंटू 2। अब ये 10 to the power -6 ऊपर ले जाओ, सो इट विल बी 4 इंटू 300 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई नीचे कितना रहेगा 15625 000 इंटू 2। नाउ सी ये जो दो जीरो है, ये दो जीरो को अगर 10 to the power 6 के साथ आप ले लेते हो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 15625 इंटू 10 क्यूब इंटू 2। तो ये 10 क्यूब एंड 10 to the power 8 कैंसिल होकर के 10 to the power 5 हो गया, तो आपका हो गया 4 इंटू 3। तो ये 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो ऊपर में हो गया 6, 10 to the power 5 मतलब 5 0 लगा दो डिवाइडेड बाई 15625 and this comes 38.4 and the unit will be gram per centimeter cube। So you have seen how I have calculated the density of the solid without having the atomic mass of the solid। तो ये टेक्निक से आप इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है पेपर में तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिलिमिनरी थिंग, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। दे आर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स अब किसको बोलोगे? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस है which allow electricity to pass through them and they conduct electricity to a very good extent। अब जो कंडक्टर्स है वो फिर 2 टाइप का है। एक टाइप का कंडक्टर तो मेटल्स है, उनको हम कहेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स, इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहा जाता है। अब मेटेलिक कंडक्टर्स जो है इनके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक्चुअली व्हाट फ्लोज थ्रू देम? एक्चुअली इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Metals conduct electricity due to the flow of electrons through them. That is why they are called electronic conductors. And while conducting electricity, the metals they do not undergo any kind of chemical change. इसके बाद एक और टाइप का कंडक्टर है जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। These are the electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं एंड दे अंडरगो डिकम्पोजिशन, इनका केमिकल चेंज हो जाता है। जबकि मेटल के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ केमिकल चेंज। बट देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर द सॉल्ट्स, दे कैन बी टेकन इन द मोल्टेन स्टेट और दे कैन बी टेकन इन द एक्वस सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू हम पास करेंगे तो एक्चुअली देयर विल बी फ्लो ऑफ आयंस, आयंस का फ्लो होगा एंड द सब्सटेंस विल अंडरगो डिकम्पोजिशन। जैसे कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को मोल्टेन स्टेट में ले लो और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट भेजो तो करंट का कंडक्शन होगा बिकॉज
जैसे ही मोल्टेन जो NaCl है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो मोल्टेन NaCl में है क्या, Na+ आयन है और Cl- आयन है, तो द आयन्स दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड एंड दैट्स हाउ करंट जो है विल फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस काइंड ऑफ कंडक्टर्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. So they do undergo chemical changes and in them the conduction of current is due to the flow of the ions. तो ये हो गया दो टाइप का कंडक्टर. जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उनका एग्जाम्पल कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हो, NaCl, KCl, MgCl2, NaBr, KBr, इनका एक्वा सॉल्यूशन ले लो या तो मोल्टेन स्टेट में ले लो. तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स कौन है? वो सब्सटेंसेस जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को इनके थ्रू पास होने नहीं देते हैं एंड दे हैव गॉट एक्सट्रीमली लो कंडक्टिविटी. दे आर द इंसुलेटर्स. एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स में है वुड, प्लास्टिक, रबर, ये जो है इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल है. इसके बाद थर्ड टाइप का जो सॉलिड्स है उनका नाम है सेमीकंडक्टर्स एंड इनका जो कंडक्टिविटी है दैट इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर से कम है इनकी कंडक्टिविटी लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा है. इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो सेमी मेटल्स है या तो मेटालॉइड्स है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो ये तो प्रिलिमिनरी आइडिया हो गया. इतना तक देख करके वीडियो नहीं छोड़ देना प्लीज, आगे भी देखो. आगे हम बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. बैंड थ्योरी, सॉलिड का जो बैंड थ्योरी है उससे जो कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है और सेमीकंडक्टर्स है उनका बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से जो है हम समझ सकते हैं. तो एक सॉलिड जो कि मेटेलिक सॉलिड है उसमें हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ मेटल एटम्स विल बी देयर व्हिच विल बी हैविंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी. They will be very close in energy. So these atomic orbitals, they overlap to form a large number of molecular orbitals. And these molecular orbitals also will be having very close energies. तो उनके energies बहुत जो है close होंगे. तो ये जो set of molecular orbitals form होते हैं due to the overlapping of the atomic orbitals, उसी को कहा जाता है band. उसको band कहा जाता है. तो अगर हम लिथियम मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं तो लिथियम मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1. तो जो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल है वही इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेगा ना, वही एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा. इनर ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. आप देख रहे हो कि इसका 2s ऑर्बिटल जो है इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज हाफ फिल्ड बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं. तो इट इज हाफ फिल्ड. अब इसी तरह से बहुत सारे लिथियम एटम्स जो कि मैंने दिखाया यहाँ पे, ये लिथियम एटम का n नंबर्स ऑफ लिथियम एटम्स के जो 2s ऑर्बिटल्स है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सारे ओवरलैप करते हैं तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट बन जाएगा. और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो सेट बनेगा जिसको हम एक बैंड बोल रहे हैं, तो इस बैंड का नाम होगा 2s बैंड, क्योंकि 2s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ये बैंड फॉर्मेशन हुआ है. तो आपको पता है कि ये जो बैंड है ये कंप्लीटली तो फिल्ड नहीं होगा बिकॉज 2s ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट बनेगा इसका हाफ जो है फिल्ड रहेगा और हाफ जो है एम्प्टी रहेगा. क्योंकि मैं बता रही हूं आपको, सपोज कि ये 2 लिथियम एटम हमने दिखाया आपको, ये 2 लिथियम एटम का ये जो 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एक लिथियम एटम है, ये दूसरा लिथियम एटम है. इनका जो 2s ऑर्बिटल्स है ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा. ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है इसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यू कैन very well see here that the bonding molecular orbital is having lower energy than compared to the anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital को यहाँ पे हमने सिग्मा 2s से रिप्रेजेंट किया और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 2s से हमने रिप्रेजेंट किया.
तो जो दो लिथियम एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब 2s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो जाएगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी लो है, तो नेचुरली जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है व्हिच आर हैविंग ऑपोजिट स्पिन, इसका और इसका स्पिन भी देखिए ऑपोजिट होना चाहिए। ओवरलैपिंग जब करेगा एक रीजन में रहेगा, तो एक रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनका स्पिन जो है ऑपोजिट होना पड़ेगा। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करना चाहिए। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नेचुरली दे विल ऑक्युपाई द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इट इज हैविंग लोअर एनर्जी। ये जो 2s बैंड हमने यहाँ पे दिखाया, ये 2s बैंड हाफ फिल्ड होगा और हाफ जो है अनऑक्युपाइड रहेगा, एम्प्टी रहेगा, बिकॉज हर एक लिथियम एटम में 2s ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाफ फील्ड जो आपका ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स में हर एक में दो दो करके इलेक्ट्रॉन होगा, और जो हाफ है वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। इसी तरह से 2s बैंड को आप देख सकते हो कि 2s बैंड आधा फील्ड रहेगा, यहाँ पे मैंने दिखाया आधा फील्ड रहेगा, आधा जो है इसका एम्प्टी रहेगा। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अप्लाइड, इलेक्ट्रिक करंट जब आप फ्लो करोगे लिथियम मेटल के थ्रू, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन इजिली फ्लो फ्रॉम द फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बैंड का जो फील्ड पोर्शन है उससे जो एम्प्टी पोर्शन है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, उसमें इजीली वो जो है फ्लो कर सकते हैं, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके थ्रू फ्लो करेगा। नाउ लेट अस कम टू बेरिलियम मेटल। ये बेरिलियम मेटल है। बेरिलियम मेटल का यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाया आपको, 1s2, 2s2 एंड 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p में इसलिए मैंने 0 लिखा। 2p क्यों मैंने यहाँ पे लिखा उसका कारण आगे हमको समझाएंगे। तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम के केस में देखो जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, इट इज फील्ड। सो n नंबर्स ऑफ बेरिलियम एटम का जो 2s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करके जो 2s बैंड फॉर्म करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो सेट बनाएगा जिसको हम 2s बैंड बोलेंगे, वो तो कंप्लीटली फील्ड रहेगा, बिकॉज 2s ऑर्बिटल, एक बेरिलियम एटम का 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे बेरिलियम अगर होता तो क्या होता, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होता, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होता, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 जाता था बॉन्डिंग में और 2 जाना था एंटी बॉन्डिंग में। तो इसी तरह से जो सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा यहाँ पे, जिसको हम 2s बैंड बोलेंगे, वो तो कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए था। तो ये 2s बैंड जो कि बेरिलियम के केस में कंप्लीटली फील्ड है, तब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम बेरिलियम मेटल में अप्लाई करें, तो इट शुड नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज 2s बैंड जो फॉर्मेशन हुआ है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द बेरिलियम एटम्स, n नंबर्स ऑफ बेरिलियम एटम्स, तो वो 2s बैंड तो कंप्लीटली फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेगा, दैट मीन्स बेरिलियम शुड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट देन प्रैक्टिकली इट इज नॉट द केस। बेरिलियम इज इवन ए बेटर कंडक्टर देन लिथियम। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बेरिलियम के केस में देखो, ये जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है व्हिच इज हैविंग स्लाइटली हायर एनर्जी देन कंपेयर टू 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 2p नॉट ओनली द 2s ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स जो कि 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py, 2pz। एक बेरिलियम एटम में अगर 3 2p ऑर्बिटल है तो n नंबर्स ऑफ बेरिलियम एटम में 3n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल्स होगा। ये जो 3n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल्स होगा, दे विल ओवरलैप टू फॉर्म ए एम्प्टी 2p बैंड। 2p ऑर्बिटल्स का भी ओवरलैपिंग होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा, और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज द 2p बैंड, एंड इट विल रिमेन एम्प्टी बिकॉज 2p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बेरिलियम एटम का। तो ये 2p का जो बैंड बनेगा, ये 2p बैंड एम्प्टी रहेगा। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो 2p बैंड बना है इसको कहा जाएगा कंडक्शन बैंड। ये दिखाया मैंने, ये जो 2s बैंड है जो कि कंप्लीटली फील्ड है, इसको कहा जाता है वैलेंस बैंड, और जो एम्प्टी 2p बैंड है दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। Now what will happen? How the electrons will flow from the valence band to the conduction band when electric current will be applied? ये होगा कि 2p band will overlap with the 2s band। तो ये जो ओवरलैप दिखाया मैंने, बैंड ओवरलैप, 2s बैंड जो कि कंप्लीटली फील्ड है बेरिलियम के केस में, और 2p बैंड जो कि एम्प्टी है टोटली, ये दोनों का ये जो रीजन है इसमें ओवरलैपिंग हो गया। तो ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी डायग्राम आप देख सकते हो, ये आपका 2s बैंड है, ये आपका एम्प्टी 2p बैंड है, ये बीच में जो है 2s बैंड और 2p बैंड में ओवरलैपिंग हो गया।
ये आपका बैंड ओवरलैप दिखाया गया है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है वैलेंस बैंड जिसका एनर्जी लो है, इससे जो थोड़ा सा हायर एनर्जी वाला जो कंडक्शन बैंड है उसमें वो फ्लो करके जा सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ बेरिलियम मेटल। This is what will happen. So I think you have understood the band theory of the metals। किस तरह से लिथियम के केस में जो 2s बैंड है वो पार्शियली फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो पार्शियली फील्ड जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है 2s बैंड के, उसमें से जो एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करके चले जाते हैं। एंड इन केस ऑफ बेरिलियम व्हाट हैपेंस, बेरिलियम का जो 2s बैंड है वो 2s बैंड कंप्लीटली फील्ड होगा। तो दैट इज वाई 2p ऑर्बिटल्स का भी ओवरलैपिंग होकर के 2p बैंड बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सो जब ये दो बैंड जो है आपस में ओवरलैपिंग कर जाते हैं एंड दैट्स हाउ अपन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करके जा सकते हैं। So this is what is band theory for solids. Now we will discuss the behavior of the conductors, insulators and semiconductors on the basis of band theory. Let us now understand the behavior of the conductors, insulators and the semiconductors. ये जो behavior करते हैं, conductors conduct electricity, semiconductors के जो conductivity है वो जो है conductors के और insulators के बीच में है, और इंसुलेटर्स का कोई कंडक्टिविटी नहीं है, दे डोंट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बिहेवियर है इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो अब देखिए ये मेटल के केस में है, ये दो केस मेटल के केस में, इसमें है लिथियम का सिचुएशन हमने दिखाया यहाँ पे, और ये है बेरिलियम का। लिथियम के केस में हम देख सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड है जो कि 2s बैंड है वो पार्शियली फील्ड है और पार्शियली जो है एम्प्टी है। सो लिथियम के केस में हम देख सकते हैं पार्शियली फील्ड जो वैलेंस बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन्स जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो इजीली फ्लो करके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वैलेंस बैंड का उसमें वो फ्लो करके जा सकते हैं एंड दैट्स हाउ इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ बेरिलियम जो फील्ड वैलेंस बैंड है वो एम्प्टी कंडक्शन बैंड जो कि 2p बैंड है उसके साथ ओवरलैप कर जाते हैं एंड दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन्स दे कैन फ्लो फ्रॉम द valence band to the conduction band which is having little higher energy when we apply the electric current. Electric current apply करने से electrons valence band से conduction band में easily flow करके जा सकता है because these two bands they overlap with one another because of very little energy difference between them. इसके बाद हम आ जाते हैं insulators में। insulators में देखिए जो field valence band है उसके साथ जो एम्प्टी कंडक्शन बैंड है उसका काफी ज्यादा एनर्जी गैप है। देयर इज ए लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बैंड एंड द एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सो इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जंप फ्रॉम द फील्ड वैलेंस बैंड टू द एम्प्टी कंडक्शन बैंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज एनर्जी गैप एंड दैट इज व्हाई these substances they do not conduct any electricity and they behave as insulators. Lastly, it is the semiconductors. You can see that the valence band and the conduction band there is a very small energy gap. valence band और conduction band में energy difference बहुत ही कम है, इसीलिए electrons can easily jump from the valence band to the conduction band. जैसे कि अगर हमने हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, electrons will get energy and they can easily jump from the valence band to the conduction band and that's why the semiconductors they show little bit of conductivity. तो ये था band theory of solids. So here I end the video today. I hope you will watch this video till the end and you will learn so many things. Please subscribe the channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में, link is given in the description box. आपकी सब्सक्रिप्शन मिलने से ही मेरे को मोटिवेशन मिलते हैं वीडियो बनाने के लिए और आप जो है उससे बेनिफिटेड होते हो. So please subscribe the channel and thanks for watching the video.